मुझे याद है जब कोटा फैक्ट्री का सीजन 1 आया था 2019 के आसपास, तब मैं खुद कॉलेज में था और तब मुझे काफ़ी पसंद आया था शो और काफ़ी इंटरेस्टिंग था पूरा शो। और तुम्हें बता दूं कि तब ये पूरा शो यूट्यूब पे आता था और ऐसा भी नहीं कि हर हफ्ते एपिसोड आता था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हर एपिसोड के एंड में वो बोलते थे कि इसका नेक्स्ट एपिसोड ये तारीख पे आएगा या फिर इस वीडियो पे इतने लाइक्स आ गए तो फिर वो नेक्स्ट एपिसोड आएगा, ऐसा कुछ तो भी था। लेकिन एनीवेज तब पूरा यूट्यूब पे आता था और तब ऐसा पूरा बिंज वॉच वाला कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं। लेकिन एनीवेज इसका सेकंड सीजन मैंने देखा नहीं था, तो मैंने सेकंड और थर्ड सीजन अभी बैक टू बैक देख लिया। थर्ड सीजन वॉज ऑल अबाउट हमारा JEE का एडवांस का रिजल्ट और हमारे ग्रुप के साथ क्या होगा, हमारे मेन कैरेक्टर इनफैक्ट उसके साथ क्या होने वाला है, वैभव का कैरेक्टर है, वो सब उसका ही पूरा एंटिसिपेशन था। और बेसिकली जब हम इतना सेकंड थर्ड सीजन के एंड तक आ जाते हैं तब तक हमारे सारे कैरेक्टर्स के बारे में हम सारे ऑडियंस को पता ही होता है। मतलब हर एक कैरेक्टर किस तरीके से फंक्शन करता है वो हमें पता होता है। इनफैक्ट हमारे सारे कैरेक्टर्स के एक दूसरे के साथ कैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से उससे भी हम पूरी तरीके से वाकिफ होते हैं। तो यहाँ पे चैलेंज वही होता है कि अभी जो हमारा रिजल्ट था मेन, तब उस रिजल्ट के बारे में हम कितना एंटिसिपेशन बना सकते हैं, उस रिजल्ट के बारे में हम कितना सस्पेंस बना सकते हैं और उसके पहले जो भी सारे 4 एपिसोड्स होने वाले हैं उसमें हम कौन से डायरेक्शन में स्टोरी को लेके जा सकते हैं, जो हमारे अगर अगले सीजन बनाने के प्लान्स है तो उसके ऊपर वो अच्छी तरीके से फोकस करेगा, अच्छी तरीके से ट्रांसफर करेगा। और वही सारी चीज़ें हमें पहले 4 एपिसोड में देखने को ही मिलता है और फिर ऑब्वियसली जो फाइनल एपिसोड है तो उसमें जो होता है वो तो होता ही है। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि जो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी इसके बारे में, और वो थी कि जिस तरीके से उन्होंने जीतू भैया का कैरेक्टर हैंडल किया। अब यहाँ पे पूरे में स्पॉयलर्स पे बात करने वाला हूँ, तो जीतू भैया का कैरेक्टर जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया फ्रॉम हिज ट्रॉमा ऑफ हिज पास्ट सीजन में, जो एंड में जो हुआ, मतलब सीजन 2 के एंड में हमने जो देखा, तो उसके बाद से किस तरीके से जीतू भैया उनके खुद के लाइफ के साथ कोप अप कर रहे थे, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन उसका एक मेन रीज़न ऐसा भी था क्योंकि हम शुरुआत से देख रहे हैं कि जीतू भैया मतलब वो भैया जो नाम टैग है, तो वो इस तरीके से ही उन्होंने इंटरप्रेट करा था कि जीतू भैया इज़ नॉट जस्ट अ टीचर बट ही इज़ मोर देन दैट। और कहीं ना कहीं आगे जाने के बाद कहीं ना कहीं तो भी वो उनको हिंडर करने ही वाला था और उनको वो हिंडर करता है डेफिनेटली सीजन 3 में, क्योंकि जीतू भैया का कैरेक्टर पूरी तरीके से वो बड़े डिलेमा में है कि यार मैं भैया हूँ या सर हूँ। और डेफिनेटली यू कांट एज अ टीचर यू कांट बी अ फ्रेंड ऑलवेज टू योर फ्रेंड्स, मतलब टू योर स्टूडेंट्स। हम दोस्त हमेशा नहीं बन सकते, आपको कभी ना कभी तो टीचर का वो औहदे पे से टीचर बनना ही पड़ेगा, स्कोल्ड करना ही पड़ेगा लोगों को। और उस डिलेमा के चक्कर में मुझे बहुत पसंद है कि किस तरीके से उन्होंने जीतू का कैरेक्टर हैंडल किया और किस तरीके से उसको आर्क भी बनाया। मतलब अभी वो फाइनली कोटा के बाहर मूव हो चुका है और फाइनली अभी जहाँ पे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे वो बड़ा इम्पैक्ट बना सकता है लोगों में, तो वो उस तरीके की तरफ अभी जा रहा है। तो मुझे काफ़ी पसंद आया जीतू भैया के कैरेक्टर। फिर मैं बात करना चाहूँगा उदय के कैरेक्टर के बारे में। अब देखो ये जो 3 लोगों का ग्रुप था मेन, तो उदय, वैभव और मीना, ये तीनों के तीनों ही अलग अलग कैरेक्टर्स थे और तीनों के तीनों ही टिपिकल अलग अलग कैरेक्टर्स थे जो आपको हर जगह पे, मतलब हर एग्जाम के वहाँ पे जो भी होता है वहाँ पे हर बार आपको ऐसे कैरेक्टर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये सारे के सारे एकदम रियल ग्राउंडेड कैरेक्टर्स है जो हमको हर बार हर जगह पे मिलने ही वाले हैं। तो इसके वजह से जो उदय का कैरेक्टर था उसको भी उन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया वो भी मुझे काफ़ी पसंद है। और बाय द वे थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेबल भी था उदय का कैरेक्टर का जिस तरीके से उन्होंने उसको हैंडल किया, लेकिन फिर भी मुझे पसंद आया क्योंकि हमको शुरुआत से ही पता था, मतलब उदय के कैरेक्टर को खुद का पता था कि भैया वो कुछ करने उसका होने नहीं वाला है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से उन्होंने उसका एक्सीडेंट करवाया, फिर वहाँ पे उसके फैमिली को इन्वॉल्व किया, फिर उसके साथ ही जीतू भैया का जो फ्रस्ट्रेशन है खुद के साथ वो भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया। फिर वहाँ पे ग्रो करने को मौका भी मिला हमारे पूजा मैम के कैरेक्टर को भी, तो वहाँ पे पूजा मैम के कैरेक्टर का भी ऐसा हम फ्लैश्ड आउट होते हुए देख सकते थे उसके पॉइंट के बाद से कि अभी वो एक सेंटर पॉइंट हो चुकी है टू रन द अफेयर्स एट एमर्स। लेकिन फिर उदय को भी जिस तरीके से मेंस में तो पास करवा दिया, उसके फैमिली के साथ भी क्लीन करवा दिया, और जो एडवांस की एग्जाम थी अगर वो पास हो जाता तो बहुत ही अलग मोमेंट हो जाता था। फिर बाल मुकुंद का कैरेक्टर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, जिस तरीके से उसका फेट हुआ एट द एंड, क्योंकि यार उसने ट्यूशन लेना शुरू कर दिया, फिर कैसा मतलब वो सारा उसका जो भी कैरेक्टर था वो मुझे काफ़ी पसंद आया। और एंड में भी जाके जब उसका रिजल्ट लगा वो वाली सीन मुझे अच्छा लगा काफ़ी। फिर मैं बात करना चाहूँगा वर्तिका और वैभव के रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि देखो वो भी कहीं ना कहीं जाने के बाद उसमें वो हिंडरेंस आने ही वाला था, क्योंकि वो जब मतलब एक ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फिर अभी आप वो पहले वाले स्टेट में हो भी नहीं रिलेशनशिप वाइज, अभी आप बहुत क्लोज आ चुके हो, कुछ अलग ही डायनामिक है आपका, तो ऐसे मोमेंट पे पढ़ाई करना साथ में कुड बी अ डबल एज स्वॉर्ड, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हिंडर करने ही वाला था। तो इट वॉज बेटर कि वो सेपरेट ही पढ़ाई करे, तो वो भी अच्छा था। फिर यार शिवांगी का कैरेक्टर ना वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स था, मतलब शी वॉज लाइक दैट बॉस लेडी, मतलब हर एक आदमी को वो संभालती थी, सबके प्रॉब्लम्स वो संभालती थी, खुद भी हर कुटाने करती थी और
पढ़ाई भी में भी अच्छी थी। लेकिन उसका जो भी सारा इक्वेशन था हमारे बाद में उनके कैरेक्टर के साथ, जैसे उसको छोटा भाई की तरह उसको ट्रीट करती थी, उसको हर बार मैगी भी बना के देती थी, तो वो दैट वाज अ वेरी स्वीट रिलेशनशिप। फिर अब सबसे मेन बात के बारे में बात करते हैं, जो था सीजन का एंड। अब देखो इस तरीके के जो भी शोज होते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, टीवीएफ का ही शो एस्पिरेंट्स। अब एस्पिरेंट्स के एंड में उन्होंने कैसा किया था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर था, जिस मेन कैरेक्टर की स्टोरी के थ्रू हम सारा वो राजेंद्र नगर में वगैरह गए थे, तो उस कैरेक्टर को ही फेल कर दिया, मतलब उस मेन कैरेक्टर को ही। अब ऐसा नहीं कि बाकी के सब पास हो गए थे, वैसा नहीं था, लेकिन उसको तो मेन फेल कर दिया था। तो फिर उसके वजह से मैं कोटा फैक्ट्री में भी डाउट में था कि यार इसके एंड में क्या इसे पास कर देंगे, फेल कर देंगे। तो यहाँ पे देखो मेरे समझ के हिसाब से तो भी उसमें एक तो आप दो एक्सट्रीम्स पे खेल सकते हो। पहला तो कि उसको फेल करा दो जैसे कि उन्होंने कर दिया, और दूसरा एक्सट्रीम था कि बस उसे पास नहीं करना है लेकिन उसके एकदम AIR1 उसका रैंक आ गया, या फिर टॉप 10 में आ गया, टॉप 50 में आ गया, ऐसा कुछ तो भी उसका रैंक करा। तो मैं उन दोनों ही डिलेमा में था कि यार वो किस तरीके से इसको एंड करेंगे। और उसके साथ में जब उसका रिजल्ट का जब कॉल आया था मीना का, तब एकदम से मतलब म्यूजिक चेंज हो गई थी। तब मुझे पता था वो सस्पेंस बिल्ड करने वाले हैं, लेकिन फिर जब मीना आया सारे ग्रुप के साथ बैठा, तब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद ये सारे के सारे लोग मीना पे प्रैंक कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम हम ऑडियंसेस पे भी प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन वैसा हुआ नहीं, तो वहाँ पे मुझे लगा कि नाइस, उन्होंने एक अच्छा स्टैंड लिया। लेकिन फिर उन सारी चीज़ों के बीच में जिस तरीके से जीतू भैया के कैरेक्टर के सेंड ऑफ को, उनके फेयरवेल को जिस तरीके से उन्होंने टाइम दिया टू ब्रीथ, मतलब हमें पता है कि हाउ मच जीतू भैया मीन्स टू नॉट ओनली आर मेन कैरेक्टर्स बट ऑल्सो पूरा का पूरा कोटा, जो उनसे फिजिक्स पढ़ा है सबके लिए ही इज़ वेरी हाईली रिगार्डेड। तो उनका भी जो सेंड ऑफ वगैरह किया था वो अच्छा था। लेकिन इस सीज़न की हाईलाइट मैं कहूँगा कि जीतू भैया के कैरेक्टर की ट्रीटमेंट, कि जिस तरीके से उनका वो डाउनवर्थ पाथ दिखाया, फिर उनका डिलेमा दिखाया, वो सारी चीज़ें काफ़ी पसंद आई मुझे। लेकिन अभी इस वीडियो के एंड में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा सीज़न 2 के बारे में। अब देखो सीज़न 2 मैंने कल रात को देखा और सीज़न 3 उसके बाद देखा। तो सीज़न 2 में मुझे एक बात काफ़ी बार नोटिस हो रही थी, वो थी उसके सिनेमाटोग्राफी के बारे में, जिसके बारे में मैंने ट्वीट भी किया था। तो आप अगर फिर से जाके सीज़न 2 देखो तो आपको कई सारे मोमेंट्स पे मिरर वाले शॉट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि कई सारे शॉट्स में उन्होंने मिरर का इस्तेमाल किया है, फिर ग्लास का भी इस्तेमाल किया है, ग्लासेस के रिफ्लेक्शंस यूज़ करे हैं, फिर मिरर तो उन्होंने बाइक के भी, स्कूटी के भी मिरर कहीं कहीं पे यूज़ किए हैं शॉट्स लेने के लिए। मतलब सिनेमाटोग्राफी वाइज वो एकदम कुछ ऐसा अलग देखने को मिलता है, तो आपको सीधा एकदम ऐसा नोटिस होता है। तो सीज़न 2 में तो मुझे वो डेफिनेटली नोटिस हुआ, और स्पेसिफिकली शायद से सेकंड एपिसोड था जहाँ पे जीतू भैया आते हैं मीना के साथ, उसके साथ बात करने के लिए उसके रूम में। तो जहाँ पे उनकी वो कन्वर्जेशन की शुरुआत होती है, तब हम मिरर के रिफ्लेक्शन के थ्रू उनका पूरा कन्वर्जेशन शुरू होते हुए देखते हैं, और एकदम से जब कन्वर्जेशन शुरू होता है तो मिरर का रिफ्लेक्शन नहीं दिखा के सीधा उनका ही शॉट दिखाया जाता है। और वहाँ पे आपको पता है अब मिरर और नॉर्मल इमेज वो कैसा वो अलट पलट हो जाता है। तो वहाँ पे एकदम से शॉक लगा था कि अरे ये कैसा हो गया। तो मुझे लगा यार गलती हो सकती है, पर मुझे पता था यार गलती तो होने नहीं वाली है। तो मैं कॉन्स्टेंटली देख रहा था कि क्या अच्छा ये कन्वर्जेशन वाले शॉट्स तो मिरर वाले शॉट्स नहीं है, लेकिन वैसा नहीं था। उन्होंने कन्वर्जेशन शुरू और एंड की थी मिरर वाले रिफ्लेक्शन के शॉट के साथ, जो एक थोड़ा बहुत आपको धक्का दे देता है, मतलब एज ए व्यूवर थोड़ा सा आपको वो कर देता है कि अरे कुछ तो अलग दिख लिया। एंड मैंने कल की मूवी पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, उसको भी यहाँ पे चेकआउट कर लेना। और कल मिर्जापुर का भी ट्रेलर आया था, उसको भी मैंने ब्रेक डाउन करने की पूरी तरीके से कोशिश करी है, उसको यहाँ पे चेकआउट कर लेना। और अभी 6 बजे कल की का ट्रेलर 2 भी आने वाला था, आखिरी ट्रेलर उसका, तो उसका भी ब्रेकडाउन आपको आज रात तक देखने को मिल ही जाएगा। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।